इस बीच बंगाल की सियासत से ही बड़ी खबर आ रही है। बंगाल में चुनाव से पहले ही सियासी पारा गर्म है। बड़ी खबर बंगाल से यह है कि पश्चिमी मिदनापुर में गोलीबारी हुई है, जिसमें टीएमसी के कार्यकर्ता की मौत की खबर हमें मिल रही है। टीएमसी हमेशा की तरह इस मौत को लेकर भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के अंदरूनी विवाद की वजह से उसके कार्यकर्ता की मौत हुई है। पश्चिमी मिदनापुर की इस ताजा घटना से जुड़ी और जानकारियां जैसे ही निकलकर सामने आएंगी, एबीपी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। लेकिन अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ और उससे पहले यहां पर राजनीतिक हिंसा लगातार जारी है। इस बीच टीएमसी के कार्यकर्ता की मौत के बाद वहां एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है। टीएमसी ने इसका आरोप बीजेपी पर लगाया तो बीजेपी ने कहा है कि अंदरूनी विवाद में कार्यकर्ता की मौत हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में लाल किला हिंसा के बाद से ही फरार आरोपी लखा सिधाना अब तक हाथ नहीं लगा है पुलिस के। पुलिस को लगातार चुनौती भी वो दे रहा है। अपने फेसबुक अकाउंट पर लखा ने फिर से एक नया वीडियो पोस्ट कर दिया है, जिसमें वो कहता दिख रहा है कि आंदोलन जीते बिना वापस नहीं जाऊंगा। कल की रैली को कामयाबी बताते हुए लखा ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के खिलाफ जवाब देने के लिए भी लोगों को भड़काया है। लखा पुलिस पर गलत केस लगाने का उल्टा आरोप भी अपनी इन वीडियो पोस्ट के जरिए लगा रहा है। पुलिस पर गलत केस लगाकर गिरफ्तार करने का भी उसने आरोप लगाया। रैली की कामयाबी पर कांग्रेस और अकाली दल को लखा की सियासत न करने की सलाह। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी वकील किरण आहूजा को पर्सनल मैनेजमेंट ऑफिस का मुखिया नियुक्त किया है। ये विभाग बेहद अहम माना जाता है क्योंकि अमेरिका के 20 लाख से ज्यादा नौकरशाह इसी विभाग के अंतर्गत आते हैं। 49 साल की किरण आहूजा अमेरिकी सरकार में इस तरह की टॉप पोजीशन पाने वाली पहली भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, जिन्हें आप तस्वीर में इस वक्त देख भी सकते हैं। ये बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां भारतीय मूल की अमेरिकी वकील किरण आहूजा को पर्सनल मैनेजमेंट ऑफिस का मुखिया जो बाइडेन ने नियुक्त किया है। और इस बीच एक अहम और अच्छी खबर सुबह सुबह दे देते हैं आपको। नमस्ते भारत में हम ही आपको हर रोज बताते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कितने बढ़ गए। आज अच्छी खबर आपके लिए यह है कि आज तेल के दाम नहीं बढ़े हैं। मतलब कि 2 दिन से लगातार जो वृद्धि हो रही थी पेट्रोल डीजल के दामों में, आज वो वृद्धि शून्य है। आज जब सुबह सुबह दफ्तर जाने से पहले पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल भरवाने जाएंगे गाड़ी में, तो आपको उतने ही पैसे देने होंगे जितने कल दिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं और चलते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा, जहां की तस्वीरें देखकर आप सवाल पूछेंगे कि क्या कोरोना से जुड़े नियम सिर्फ जनता के लिए बनाए गए? इस मास्क के लिए भोपाल में और वहां पर कहा हुआ है कि इन सब की चिंता की जाए। ये एमपी के गृह मंत्री हैं। ये उनकी चेतावनी है। महाराष्ट्र से सटे हुए 12 जिले ऐसे हैं जहां पर ये सावधानियां बरती जा रही हैं। हमने भी इस मास्क के लिए भोपाल में और वहां पर कहा हुआ है कि इन सब की चिंता की जाए। और ये उनकी ही पावरी के लोग हैं। आप सोचेंगे कि कोरोना का इतना बड़ा खतरा और हम पावरी वाला मजाक क्यों कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि मजाक की शुरुआत तो एमपी के नेताओं ने ही की। इतना मजाक तो सोशल मीडिया पर मशहूर पावरी गर्ल ने नहीं की, जितना एमपी के नेता कोरोना के साथ कर रहे हैं। बहुत ज्यादा घुटन होती है, सांस उखड़ने लगती। क्यों लगेगा कोरोना से डर? योग करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और कोई बीमारी आपको कष्ट नहीं पहुंचा पाएगी। तो मैंने अभी जो फोन पर बात कर रहा था तो जेब में रख लिया यार। ये कोरोना से एमपी के नेताओं का ये मजाक तब है जब कई राज्यों में दूसरी लहर दिख रही है। खुद मध्य प्रदेश में कोरोना लौटता हुआ दिख रहा है। 23 फरवरी तक एमपी में कोरोना के 294 नए मामले सामने आ चुके हैं और इस बढ़ते ग्राफ को देखते हुए राज्य सरकार एडवाइजरी जारी कर चुकी है, जिसमें मास्क को पहनना अनिवार्य किया गया है। बालाघाट में नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान हुआ है। लेकिन जनता को ज्ञान बांटने वाले ये नेता शायद खुद भूल गए कि कोरोना राजा, मंत्री, चोर, सिपाही किसी में कोई फर्क नहीं करता। इसलिए आज की लापरवाही कल की कोरोना पावड़ी न बन जाए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लिए अपने ही मंत्रियों ने मुसीबत खड़ी कर दी। कोरोना की दुहाई देने वाले उद्धव पर मंत्री मोह का आरोप लगा है। क्या महाराष्ट्र में ऐसे कंट्रोल होगा कोरोना? उद्धव की कार्रवाई में भेदभाव क्यों? भीड़ पर केस, मंत्री का नाम नदारत क्यों? खचाखच भीड़ की पुलिस से गुत्थम गुत्था होती है और फिर शुरू होता है पुलिस का लाठीचार्ज, जिसके बाद चारों तरफ मच जाती है अफरा तफरी।
शिवसेना का बाग बताकर जिसका स्वागत किया जा रहा है वो महाराष्ट्र के मंत्री संजय राठौर हैं। पुणे की टिकटॉक गर्ल के आत्महत्या केस में घिरे मंत्री संजय राठौर करीब 15 दिन बाद वाशिम जिले के पोहरा देवी मंदिर पहुंचे तो हजारों की संख्या में समर्थक जुट गए। कोरोना को लेकर उद्धव ठाकरे सख्ती की बात कर रहे हैं और उन्हीं के मंत्री शक्ति प्रदर्शन के नाम पर इस सख्ती को ठेंगा दिखा रहे हैं। संजय राठौर के स्वागत में भीड़ जुटने पर 10,000 लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि इसमें मंत्री का नाम नहीं होने को लेकर उद्धव सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे उद्धव सरकार पर संजय राठौर को लेकर बीजेपी भी सवाल उठा रही है। मामला आत्महत्या के लिए उकसाने का है। उधर सूत्रों के मुताबिक संजय राठौर पर लगे आरोप से नाराज पवार ने इसे सरकार और उद्धव की छवि के लिए नुकसानदेह बताया है, जो उद्धव के लिए एक चिंता का सबब है। स्टूडेंट की लाइफ में सबसे टेंशन वाली चीज होती है सरप्राइज टेस्ट। आजकल ऐसे ही सरप्राइज टेस्ट को लेकर यूपी की पुलिस टेंशन में है। पुलिस वाले आंसू गैस के गोले दागने वाली बंदूक नहीं चला पा रहे। ऐसे करके तुम भर रहे हो इसको वापस उठा के। इसमें ऐसे मारा तुमने, ये कहाँ जा रहा है? झटके से फायर हो गया, कहाँ जाएगा? बैठ के पिस्टल चलाने में पुलिस वालों के हाथ कांप रहे हैं। शुरू हो गए, मैगजीन बेटा निकाले। ये खरीदारी के लिए जा रहे हो? किसलिए पहना है? इसी तरीके जाओगे। दंगा रोकने वाली खास ड्रेस पहनने में भी फेल हो गए पुलिस वाले। पहनना आ रहा? नहीं जान रहे हो? सावधान। यहाँ तक कि सावधान विश्राम में भी कानून के रखवालों के होश उड़े हुए हैं। विश्राम। सावधान। सावधान में भी यही रहेगा, विश्राम में भी यही रहेगा। ये तस्वीरें यूपी के बाराबंकी जिले की हैं, जहां एसपी यमुना प्रसाद पंचायत चुनाव से पहले सालाना निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। आधे से ज्यादा पुलिसकर्मी एसपी साहब की सरप्राइज टेस्ट में फेल हो गए। एसपी के सामने किसी से बंदूक नहीं चली तो कोई पुलिसकर्मी अपनी बेल्ट तक नहीं बांध पाया। अपने जवानों के ऐसे प्रदर्शन से एसपी साहब खासे नाराज दिखे और कुछ पुलिसकर्मियों को तो थाने के चक्कर लगाने की सजा भी दे दी। तो गुजरात लिए चलते हैं, जहां नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को बुरी हार देखनी पड़ी। गुजरात के सूरत में बीजेपी और आप कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, लेकिन हार से बौखलाई कांग्रेस गुस्से में दिख रही है। अब बात बीजेपी की। बीजेपी ने अपने गढ़ गुजरात में बड़ी जीत हासिल की है। 6 नगर निगमों में बीजेपी ने झंडा लहराया है। राजकोट में बीजेपी ने 68 सीटें जीती, जो पिछली बार से 30 ज्यादा है। वहीं बड़ोदरा में 69 सीटें अपने नाम की, जो पिछली बार से 23 ज्यादा है। जबकि जामनगर में बीजेपी ने 50 सीटें जीती, जो पिछली बार से 12 ज्यादा है। भावनगर में बीजेपी के नाम 44 सीटें आई हैं, जो पिछली बार से 10 सीटें ज्यादा है। वहीं सूरत में बीजेपी ने पिछली बार से 14 सीटें ज्यादा जीतकर आंकड़ा 93 तक पहुंचाया। अहमदाबाद में बीजेपी ने 165 सीटें जीती, जो पिछली बार से 22 ज्यादा है। बीजेपी ने कुल 576 में से 483 सीटें जीती हैं। कांग्रेस को 55 सीटें मिली, आप ने 27 और एआईएमआईएम ने 7 सीटें जीती। इस जीत पर पीएम मोदी ने गुजरात की जनता को ट्वीट कर थैंक यू कहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने गुजरात में पहली बार खाता खोला और सूरत में 27 सीटें जीती। इस जीत को भुनाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल 26 फरवरी को गुजरात जाएंगे और सूरत में रोड शो कर गुजरात के लोगों का धन्यवाद करेंगे। अब बात कर लेते हैं एक बाहुबली की, जिसे लेकर 2 राज्य आमने सामने आ गए हैं। फैसला करना है देश की सबसे बड़ी अदालत को। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब और यूपी सरकार के बीच चल रहे टकराव पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। देश की सबसे बड़ी अदालत आज इस बात पर सुनवाई करेगी कि क्या बाहुबली मुख्तार अंसारी को यूपी वापस भेजा जाए या नहीं। दरअसल पंजाब की कैप्टन सरकार पर मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप है, जिसके खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। यूपी सरकार ने अपनी बातें बहुत मजबूत तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रखी हैं। जवाब में पंजाब सरकार ने मुख्तार को ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों के होने का हवाला दिया है और कुछ तकनीकी बिंदु गिनाए हैं। ऐसे में यूपी सरकार मुख्तार अंसारी पर दर्जन भर मामले का हवाला देकर उसे यूपी भेजने की मांग कर रही है। करीब 2 साल पहले मुख्तार अंसारी को पेशी के लिए यूपी की बांदा जेल से पंजाब के रोपड़ ले जाया गया था और तब से मुख्तार अंसारी वहीं है। यूपी सरकार की तरफ से मुख्तार अंसारी को वापस भेजने की मांगों पर जेल प्रशासन हर बार ये कहकर ठुकराता रहा कि मुख्तार की तबीयत अभी ठीक नहीं है।
और अब खबर आपके काम की। पेट्रोल डीजल की वजह से आप परेशान होंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से राहत के लिए सरकार को सुझाव दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि तेल के दाम घटाने के लिए सरकार पेट्रोल डीजल पर अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स में कटौती करे। आरबीआई गवर्नर ने एमपीसी बैठक में कहा कि टैक्स को धीरे धीरे कम करना जरूरी है ताकि कीमतों का दबाव हटाया जा सके। उधर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोरोना के कारण और आपूर्ति करने वाले देशों की वादाखिलाफी की वजह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं। कोरोना के कारण जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई थी उस हिसाब से सप्लाई की भी कटौती हुई थी। सप्लाई करने वाले देश जो वादा किए थे कि जनवरी फरवरी तक सप्लाई को पूर्ववत स्थिति में ले आएंगे, वो नहीं ले आने के कारण ये स्थिति बनी है। कई बार ये बात भी उठी कि राज्य सरकारें चाहें तो प्रदेश वैट कम कर दें जिससे जनता को बढ़ती कीमतों से राहत मिल सके, लेकिन मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने ऐसा करने से साफ पलड़ा झाड़ लिया। लोक कल्याण के लिए ही ये सब बातें की जाती है। आखिर ये सब विकास के कार्य है, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके लिए ही ये सब टैक्स लगाए जाते हैं। कुल मिलाकर ऐसा लग नहीं रहा कि आने वाले दिनों में जनता को तेल की कीमतों से कुछ राहत मिलने वाली है। बंगाल के कोकेन केस में कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। राकेश सिंह को मंगलवार रात करीब 8 बजे वर्धमान जिले के गलसी इलाके से गिरफ्तार किया गया। कोकीन के साथ गिरफ्तार बीजेपी युवा इकाई की नेता पामेला गोस्वामी ने राकेश सिंह पर फंसाने के लिए ड्रग्स रखवाने का आरोप लगाया था। ड्रग्स केस में नाम आने के बाद बंगाल पुलिस ने मंगलवार को राकेश सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन राकेश सिंह ने पुलिस से कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं और 26 फरवरी को लौटकर पूछताछ के लिए आएंगे। उधर मंगलवार को कोलकाता पुलिस के जवान और अधिकारी राकेश सिंह के घर पहुंचे तो परिवार के लोगों ने पुलिस कर्मियों को दरवाजे पर ही रोक लिया। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए राकेश सिंह के दोनों बेटों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए दोनों बेटों के नाम शुभम सिंह और साहिब सिंह हैं। अब जानिए कौन है राकेश सिंह। राकेश सिंह बीजेपी में शामिल होने से पहले कांग्रेस के नेता थे। 2016 विधानसभा में कोलकाता पोर्ट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इससे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ने का आरोप टीएमसी ने राकेश सिंह पर लगाया था। टीएमसी का आरोप है कि जेपी नड्डा के काफिले पर हमले की साजिश राकेश सिंह ने ममता को नीचा दिखाने के लिए रची थी। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं और लॉर्ड्स और एमसीजी को देखकर आपका दिल कहता है काश ऐसा मैदान अपने देश में भी होता, तो लीजिए आपकी हसरत पूरी हो गई। अब भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन स्टेडियम तैयार है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच आज डे नाइट फॉर्मेट में खेला जाएगा, लेकिन चर्चा का विषय बना है अहमदाबाद का मोटेरा मैदान। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को पछाड़कर मोटेरा स्टेडियम नया कीर्तिमान रचेगा। मोटेरा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें 1,10,000 दर्शक बैठ सकते हैं। मोटेरा स्टेडियम 63 एकड़ में बना है। मैदान में 4 ड्रेसिंग रूम और 3 प्रैक्टिस ग्राउंड है। यहाँ इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के प्रैक्टिस की सुविधा है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना आधुनिक है कि बारिश बंद होने के आधे घंटे बाद ही मैच शुरू हो सकता है। ये देश का पहला ऐसा स्टेडियम है जहाँ खास तरह की एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं। मोटेरा के इस ऐतिहासिक मैदान का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और बीसीसीआई के कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अब आपको कहानी एक ऐसे अधिकारी की दिखाते हैं जो गंदगी देखकर स्वच्छता के सिपाही बन गए और अब उनकी हर तरफ तारीफ हो रही है। नाले से उतरकर फावड़े से कूड़ा कचरा निकालते ये कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के डीएम नीरज कुमार सिंह हैं। मंगलवार को जिले में स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत साइकिल रैली आयोजित की गई थी, जिसमें डीएम समेत कई अधिकारी शामिल हुए। साइकिल रैली के दौरान ही डीएम की नजर एक गंदे नाले पर पड़ी। फिर क्या था, डीएम नाले में उतर गए और सफाई में जुट गए। डीएम को ऐसा करता देख बाकी अधिकारी भी नाले में उतरकर सफाई के काम में हाथ बटाने लगे। नाले की सफाई करते डीएम की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सुर्खियां और तारीफें बटोर रही है। सबसे बड़ी खबर राहुल गांधी के दक्षिण प्रेम पर छिड़े सियासी संग्राम की है। कल तिरुवनंतपुरम में राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद पूरी बीजेपी उन पर हमलावर है। राहुल की आदत ने बढ़ाई राजनीतिक अदावत। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. राहुल के बयान पर क्यों मचा सियासी दंगल?
वही कांग्रेस थी जिसने धर्म के नाम पर पहले भारत और पाकिस्तान में देश को बांट दिया। क्या राहुल ने राजनीति को उत्तर दक्षिण में बांटा? For me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues. अपने खानदानी सियासी संस्कार के बदौलत महज 33 साल की उम्र में राहुल गांधी अमेठी से पहली बार सांसद बने, लेकिन 2019 में उन्हें दक्षिण की सेफ सीट वायनाड का रुख करना पड़ा। लेकिन उनकी नई राजनीतिक कर्मभूमि से प्रेम ने विवाद को जन्म दे दिया है। वजह बना तिरुवनंतपुरम में दिया उनका एक बयान। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail in issues. I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. It is not just the affection, because affection of course is there, but it is the way you do your politics. If I might say so, the intelligence with which you do your politics. So for me it has been a learning experience and a pleasure. राहुल का यही बयान आज देश में बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि दक्षिण के लोग मुद्दों में रुचि रखते हैं। तो क्या समझा जाए कि उत्तर भारत या अमेठी में मुद्दों की राजनीति नहीं होती? राहुल का दावा है कि वायनाड के लोग सतही नहीं बल्कि विस्तार से मुद्दों की राजनीति करते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि उत्तर भारत के लोगों को मुद्दों की जानकारी नहीं है? राहुल कह रहे हैं कि उन्होंने दक्षिण के लोगों से सीखा। तो क्या अमेठी का उनका 15 सालों का अनुभव कुछ नहीं रहा? ये सारे सवाल अब बीजेपी राहुल गांधी से पूछ भी रही है और अपनी सुविधानुसार भुना भी रही है। हमले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता स्तर तक शुरू हो चुके हैं, जिसका आगाज किया जेपी नड्डा ने। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, कुछ दिनों पहले वो राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में थे और भारत के पश्चिमी हिस्से के खिलाफ जहर उगल रहे थे। आज दक्षिण में उत्तर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। राहुल गांधी जी फूट डालो और राज करो की राजनीति काम नहीं करने वाली। लोगों ने इस राजनीति को खारिज कर दिया है। राजनीति को दक्षिण और उत्तर भारत में बांटने का यही आरोप लगाते हुए अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया। लिखा, एहसान फरामोश, इसके बारे में तो दुनिया कहती है, थोथा चना बाजे घना। राहुल के बयान के बाद ऐसा लगा जैसे बीजेपी के हाथ जैकपॉट लग गया। राहुल को नसीहत देते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए और इसी कड़ी में कई लोग शामिल हुए। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसे टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ दिया। ट्वीट किया, धर्म के आधार पर बांटना, जाति के आधार पर बांटना, क्षेत्र के आधार पर बांटना। टुकड़े टुकड़े गैंग के मार्गदर्शक राहुल जी की बचपन से शिक्षा इन्हीं विषयों पर केंद्रित रही है। आमतौर पर बेवजह की बहस में न पड़ने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राहुल के बयान पर ट्वीट किया। लिखा, मैं दक्षिण से ताल्लुक रखता हूँ, मैं पश्चिमी राज्य से एक सांसद हूँ, मैं नॉर्थ में पैदा हुआ, पला बढ़ा, वहीं पर शिक्षा हासिल की और वहीं पर काम भी किया। मैंने विश्व के समक्ष पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत एक है, इसको रीजन में कहकर डाउन मत करिए, इसे कभी मत बांटिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। वही कांग्रेस थी जिसने धर्म के नाम पर पहले भारत और पाकिस्तान में देश को बांट दिया और अब उत्तर और दक्षिण में बांटने चले। जनता ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने देगी। अभी ये शुरुआत भर है, क्योंकि बीजेपी राहुल के बयान को लंबे समय तक मुद्दा बनाएगी। ये खबर भी बंगाल से ही है, जहां क्रिकेटर मनोज तिवारी आज से टीएमसी की पिच पर अपनी नई सियासी पारी का आगाज करने जा रहे हैं। हुगली के जिस मैदान से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी थी, आज वहीं होने वाली दीदी की रैली में मनोज तिवारी टीएमसी में शामिल होंगे। इस नई पारी के लिए उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती ने। बंगाल के दादा यानी सौरव गांगुली कब पॉलिटिक्स में आएंगे या फिर नहीं आएंगे किसी को भी पता नहीं है, लेकिन छोटे दादा जो है मनोज तिवारी, उनको तृणमूल कांग्रेस ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है और मनोज तिवारी ज्वाइन कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस में। नॉन पॉलिटिकल आप कह सकते हैं सबसे बड़ा साइनिंग तृणमूल कांग्रेस के लिए मनोज तिवारी हमारे साथ है। मनोज, क्यों ये फैसला आपने लिया, क्रिकेट से पॉलिटिक्स में क्यों?
ये डिसीजन मेरे लिए बहुत मुश्किल था लेना, लेकिन क्रिकेट अभी तक छोड़ा नहीं हूँ। मेरा अभी एक ऐसा फेज चल रहा है क्रिकेटिंग करियर में जहाँ पे अभी अगर रियलिस्टिक बात करूँ तो भारतीय टीम में सिलेक्शन होना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि मैं 35 साल का हो गया हूँ और जिस तरह से इंडियन टीम का सेटअप हो चुका है, अगर मैं हर साल 2000 रन भी बनाऊँ तो मुश्किल रास्ता है तय करना। और हमारे बंगाल की अग्नि कन्या ममता बनर्जी खुद सामने से आके मुझे बोली है, हालांकि वो 2019 में भी मुझे बोली थी लड़ने के लिए, लेकिन उस टाइम डिसीजन उस तरह बना नहीं। लेकिन इस बार मन बना चुका हूँ कि अगर लड़ाई करना है वहीं करना है जहाँ पे थोड़ी सब कोई जब कह रहे कि टीएमसी नहीं आ पाएगी और बीजेपी पूरा क्लीन स्वीप करेगी, यहाँ पे 200 से भी ऊपर सीट लेगी, लेकिन मैं ऐसा हूँ, मेरा पर्सनालिटी ऐसा है, कैरेक्टर भी आप कह सकते हैं कि जहाँ पे डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहा वहाँ पे अच्छा खेलने का कोशिश हमेशा करता हूँ। और दृढ़ विश्वास के साथ ये संकल्प लिया हूँ कि दीदी के साथ आज जितने भी लोग उस तरफ चले गए हैं जाने दें, लेकिन दीदी को मैं नहीं छोड़ के जा सकता, क्योंकि ये मेरा जन्मभूमि और कर्मभूमि भी है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बॉल स्विंग कर रही है, पिच डिफ़िकल्ट है और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स आपके टीम में चोटिल भी है, खेल नहीं पाएंगे। ऐसे सिचुएशन में आप बल्लेबाजी करना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस के तरफ से, कठिन पिच पर रन्स बनाना चाहते हैं। सही में, और वो खेला हबे जो चल रहा है हमारे यहाँ पे, तो ये मैं अपने तरह से एक अच्छा खेला हबे करने का कोशिश कर रहा हूँ। और खेला हबे जखन आप कह रहे हैं कि जब कठिन परिस्थिति होता है, जैसे बॉल स्विंग हो रही है या स्पिन हो रही है, बॉलर्स बहुत हावी है, अपने टीम के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, अब मेरी बारी है, अब मैं क्या करके टीम को बचा सकता हूँ। और हमारी टीम को बचाने के लिए हमारे कप्तान बंगाल की अग्नि कन्या ममता बनर्जी का भरोसा मेरे ऊपर है। क्रिकेट मैच से पहले गेम प्लान ऐसा होता है कि बॉलर्स किस तरह की गेंदबाजी करने वाले हैं, क्या इन स्विंग ज़्यादा अच्छा करते हैं, क्या आउट स्विंग अच्छा करते हैं, अचानक बाउंसर फेंकते हैं। यहाँ आपको जो होमवर्क करना है वो ऐसा है कि लोकल जो लोग हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो हावड़ा जिले के, ये अगर मैं मान लिया कि हावड़ा में ही आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी दिया जाए, वहीं से आप उम्मीदवार होंगे तृणमूल कांग्रेस के लिए, अगर वहाँ मान लीजिए कि आपको लोकल जो समस्या है, क्या आपको पता है कि आपने होमवर्क किया कि किस तरह का काम आपको करना पड़ सकता है उन लोगों के लिए, उनका क्या सुख दुख क्या है, क्या आपने होमवर्क कुछ किया हावड़ा में? नहीं, अभी ग्राउंड लेवल पे बात की हुई है, कुछ लोगों से बात की है, लेकिन जब तक वो कैंडिडेट्स का लिस्ट नहीं आता, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलेगा, वो सब आ जाए उसके बाद फुल फ्लेजेड उतरूंगा और बातचीत शुरू करूंगा, स्ट्रैटेजी बनाना है। कई बार ये देखा जाता है जो सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस होते हैं अपने अपने फील्ड से पॉलिटिक्स में तो आते हैं, लेकिन उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, टाइम नहीं दे पाते। तो क्या आप फुल टाइम पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं और हर वो एक मुद्दा जो आम आदमी से जुड़ा है उसको आप लोगों के सामने तक आप लेके जाना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं, ऐसे फुल टाइम पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, ऐसा ही इरादा है? ऐसा ही इरादा है। मैं नेता बनना चाहता हूँ और सिर्फ नाम का नहीं, काम का नेता बनना चाहता हूँ। और हर एक मुद्दे पे जहाँ पे लोगों का मदद हो, कोई भी कठिनाइयाँ ना हो, कोई भी कठिनाइयों से वो लोग गुजरे ना, लोगों के चेहरे पे खुशी देना चाहता हूँ। जो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों के जो पॉलिटिशियंस कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं मैदान में, ऐसा कई बार देखने को मिला है कि आप कई बार टेम्परामेंटल हो जाते थे। कूल रहना, शांत रहना और अपशब्दों का इस्तेमाल ना करना कैसे करेंगे आप? मैंने वो नवरत्न ठंडा ठंडा कूल तेल लेके रखा है अभी घर पे बहुत सारे जब भी कोई इस तरह का सिचुएशन आएगा तो उसको लगा लूँगा, तो दिमाग ठंडा रहेगा। लेकिन आप जिस टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं वो कुछ साल पहले तक की थी, लेकिन इंसान ग्रो करता है अपने टेम्परामेंट से भी, और जीवन की अनुभव जो होते हैं वो सिखाते हैं इंसान को थोड़ा ठंडा रहना। क्रिकेटर से वो अब एक पॉलिटिशियन बनने जा रहे हैं और उनका कहना है कि वो वही उस तरह की मैच्योरिटी पॉलिटिक्स में ज़रूर दिखाएंगे। कैमरामैन प्रवीर सामंतों के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज़, कोलकाता।
अब आपको लिए चलते हैं भटिंडा, जहां गणतंत्र के गुनाहगार ने दिल्ली पुलिस को 4 दिनों के भीतर दूसरी बार ललकारा है। और हैरानी की बात यह है कि दिल्ली पुलिस उसकी चुनौती के सामने बेबस नजर आ रही है। गणतंत्र के गुनहगार की दिल्ली पुलिस को दूसरी बार ललकार। कले मंजूर ना देंगे, ये तुसी भी खत्म होने जा रही हो। बठिंडा में लखा का खुलेआम भाषण, फिर कैसे है सरकारी फाइलों में फरार। जाऊंगा भी पंजाब नहीं, जितने डुल्ले धरती दे वो डुल्लूगा भी पंजाब। 1 लाख के इनामी को कौन बचा रहा है हर बार। जो शख्स लाल किला हिंसा के आरोपियों में से एक है, उसका पंजाब के बठिंडा में ऐसा स्वागत न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि 2 राज्यों की पुलिस की संजीदगी पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। क्योंकि कानून की फाइलों में लखा वांटेड होने के साथ साथ फरार भी है, पर वो खुल्लम खुल्ला मंच से पुलिस को ही ललकार रहा है। लगातार मेरे खिलाफ ना मेरी ये फोटो से चक्कर जा लादने चक्कर जा, देखिए लखा उठाकर भाग रहा है, लखा भज रहा है। कित्थे भज रहा भाई? लखा तो खड़ा है, लखा अपने लोगों से खड़ा है। ऐसा नहीं है कि लखा यहाँ चोरी छुपे पहुँचा था। उसने अपने इस कार्यक्रम का 5 दिन पहले बाकायदा ऐलान किया था। 23 तरीक ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਿਰਾਜ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ। लखा ने वैसा ही कर दिखाया। और पंजाब के साथ साथ दिल्ली पुलिस के लिए भी शर्म की बात यह है कि वो ये सब देखती रही, जिसने लखा के हौसलों को और बढ़ा दिया है। कि जिन्ने मर्जी पर्चे दर्ज कर ला, जिन्ने मर्जी नाम रख ला, चाहे सानू जेला सकते, चाहे साडे गोलियां मार दे, पर ये लोग मोर्चा फतेह करने तो बिना हुण पीछे नहीं हटणगे। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज महाराष्ट्र से आ रही है। शिवसेना के माउथपीस सामना में पुडुचेरी को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया गया है। सामना में लिखा गया है कि पुडुचेरी सरकार को गिराकर बीजेपी ने दिखा दिया कि अब मार्च अप्रैल में महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन लोटस चलाया जाएगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में आज सुबह लिखा गया है कि पुडुचेरी में जिस तरह से बीजेपी ने सरकार गिराई, अब उसका अगला निशाना महाराष्ट्र में होगा। अब जानिए एक और अहम खबर। आज इलेक्शन कमीशन की बेहद अहम बैठक है। आज 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों पर अंतिम मुहर लग सकती है। इलेक्शन कमीशन की यह अहम बैठक सुबह 11 बजे होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुदुचेरी और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव अप्रैल-मई तक पूरे कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का खाका तैयार कर लिया है। चुनाव आयोग की बैठक में पुलिस और सीआरपीएफ के बंदोबस्त पर भी चर्चा होगी। बैठक में पश्चिम बंगाल पर विशेष तौर पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक यहाँ 6400 पोलिंग बूथ संवेदनशील हैं। उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन गुरुवार को 2 दिन के लिए बंगाल दौरे पर जाएंगे। दिल्ली की सीमाओं से निकलकर किसान आंदोलन की आज दूसरे राज्यों में भी दस्तक देने लगी है। लेकिन इस बीच कई किसान नेताओं की बेवजह की बयानबाजी भी सुर्खियां बटोर रही है। करीब 3 महीने से किसान आंदोलन जारी है। किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज प्रदर्शनकारी किसान दमन विरोधी दिवस मनाएंगे। इस दौरान किसान तहसील और जिला मुख्यालयों के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे। ज्ञापन में किसान अपील करेंगे कि उनका सम्मान किया जाए और उनके खिलाफ दमनकारी कार्रवाई न की जाए। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन के पोस्टर बॉय बनकर निकले राकेश टिकैत मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों के बीच में हैं। कल राजस्थान में राकेश टिकैत ने फिर बीजेपी के खिलाफ बयान दिया। कान खोल कर सुन ला दिल्ली आदमी, ये ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कह कर जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कह कर जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। गुजरात को भी आजाद करवाना, गुजरात भी बंधन में है। वहां के लोग अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो मुकदमे होंगे और जेलों के अंदर बंद होंगे। आंदोलन आपका जारी रहेगा।
ऐसे बयानों से सिर्फ एक ही खतरा है कि किसानों का जो आंदोलन अभी तक राजनीतिक नहीं था वो उस ओर मुड़ जाएगा। एक तरफ किसान नेता खुद कह रहे हैं कि आंदोलन राजनीतिक नहीं है, दूसरी तरफ ऐसे बयानों से आंदोलन का ही नुकसान होगा। अब बात बंगाल की। सीबीआई ने कल ममता बनर्जी की बहू से पूछताछ की। इस पूछताछ ने बंगाल में सियासी पारा बढ़ा दिया। सीबीआई अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचती उससे पहले उनकी बुआ ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। ममता अभिषेक के घर 10 मिनट रुकने के बाद निकली नहीं कि सीबीआई की टीम आ धमकी। सीबीआई ने रुजिरा बनर्जी से 100 मिनट तक सवाल जवाब किए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक रुजिरा ने ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दिए। सीबीआई पूछताछ पर अब टीएमसी ने सियासी बयानबाजी शुरू कर दी है। इलेक्शन के समय करना ये राजनीतिक मुद्दा होता है। हमारे सीने के ऊपर दावा बोलो, क्यों मेरे घर के आदमी को क्यों कर रहे हो? घर के आदमी से क्या तुम्हें लेना देना है? हमारे ऊपर लगाओ। अभिषेक बनर्जी तक सीबीआई की आंच कैसे पहुंची अब इसे समझिए। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के पास पुख्ता सबूत है कि कोयला तस्करी का काला रुपया बैंकॉक और लंदन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। सीबीआई सूत्रों का यह भी कहना है कि बैंकॉक का ये अकाउंट मैडम नरूला के नाम से है, जो रुजिरा का विवाह के पहले का नाम था। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि इस पूरे गोरखधंधे की जानकारी अभिषेक बनर्जी को थी। बंगाल में ममता अपनी ईमानदार छवि के दम पर ही जीतती रही है। अब भतीजे पर लगे आरोपों पर बीजेपी निशाना साध रही है। बंगाल में कई सालों से अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग स्तर पर काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ के लोग सब जानते हैं, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा था। अभी सीबीआई, ईडी ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। लोगों ने इसको स्वागत किया है। जिन जिन को भी चिट्ठी किया है उन लोग खुद आकर के अपने विषय में सारा विषय साफ करना चाहिए और लोगों के मन में जो संशय है वो भी दूर करना चाहिए। कोयला घोटाले का सच सीबीआई निकाल रही है, लेकिन इसका सियासी सच तो यही निकलता है कि टीएमसी के हाथ कोयले में काले होते दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने दक्षिण बनाम उत्तर भारत वाला बयान दिया और बीजेपी ने उस पर कैसे कर दिया बवाल, जानिए। बीजेपी के इन सभी नेताओं ने राहुल के बयान को दक्षिण बनाम उत्तर भारतीय बनाकर अलग अलग ढंग से तीखा हमला किया। अमेठी में राहुल को हराकर जीती कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट में राहुल का नाम नहीं लेते हुए लिखा, एहसान फरामोश। इनके बारे में तो दुनिया कहती है थोथा चना बाजे घना। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने तो राहुल गांधी को टुकड़े टुकड़े गैंग का मार्गदर्शक ही बता दिया। इसके बाद तो बीजेपी नेताओं ने राहुल पर निशानों की झड़ी लगा दी। ये वही कांग्रेस थी जिसने धर्म के नाम पर पहले भारत और पाकिस्तान में देश को बांट दिया और अब उत्तर और दक्षिण में बांटने चले। लड़ाई में यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने भी राहुल को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। योगी ने ट्वीट किया कि विभाजनकारी राजनीति राहुल का राजनीतिक संस्कार है। राहुल के खिलाफ इस ऑनलाइन हमले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कूदे और उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में थे और भारत के पश्चिमी हिस्से के खिलाफ जहर उगल रहे थे। आज दक्षिण में उत्तर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। राहुल गांधी जी, फूट डालो और राज करो की राजनीति काम नहीं करने वाली। लोगों ने इस राजनीति को खारिज कर दिया है। देखिए गुजरात में क्या हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट कर राहुल पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, मैं दक्षिण भारत का हूँ, पश्चिम के राज्य से सांसद हूँ, पैदा उत्तर भारत में हुआ, शिक्षा और काम भी उत्तर भारत में ही किया। मैं दुनिया के सामने पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करता हूँ। भारत एक है, कभी इसे क्षेत्र में ना बांटें, कभी इसे विभाजित ना करें। चीन ने गलवान घाटी में भारत चीन सेना की झड़प का पहला वीडियो जारी किया, लेकिन उसे अपने एडिट किए हुए वीडियो को बार बार देखना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि भारत पर नापाक नजर का अंजाम क्या होता है। ये गलवान के गौरव का सम्मान है। गलवान में चीनी सेना की साजिश को नाकाम करने में 16 बिहार रेजिमेंट के कैप्टन सोइबा मनिंगबा की भूमिका सबसे अहम थी। वो भारतीय जवानों की अगुवाई कर रहे थे। चीन ने जो वीडियो जारी किया है उसमें कैप्टन सोइबा की हिम्मत और जांबाजी साफ दिख रही है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने पारंपरिक पटका उड़ाकर उनके शौर्य को सलाम किया। कैप्टन सोइबा सैनिक स्कूल इम्फाल में 6ठी से 12वीं क्लास तक पढ़े हैं। पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी से कैप्टन सोइबा ने ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद 2018 में उन्हें देहरादून का IMA कमीशन मिला। ये कैप्टन सोइबा की जांबाजी ही थी जिससे डरकर चीन ने इस वीडियो को एडिट किया ताकि चीनी जनता हिंदुस्तान के हुंकार से थर-थर कांपने न लगे। अब चीन को भी ये समझ में आ गया होगा कि कैप्टन सोइबा जैसे जांबाज जब तक हिंदुस्तान की निगहबानी कर रहे हैं तब तक चीन के नापाक मंसूबे यूं ही चूर-चूर होते रहेंगे। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की,
तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।